Hello, dear students. Welcome to the next lecture of our Physics NEET JEE series and of course also for CET, जहाँ पे हम फिजिक्स को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पूरा टोटल फिजिक्स कवर करने वाले हैं। जहाँ पर हमारा पहला चैप्टर चालू है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेरे ख्याल से आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 5th लेक्चर है और मैं ऐसा मान कर चलता हूँ कि आप पिछले वाले सभी लेक्चर्स देख करके आ रहे हो। लास्ट वाला आज के पहले वाला जो लेक्चर था, है ना, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। हमने डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस पढ़ा था। डायमेंशनल एनालिसिस के 3 यूजेस टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस। कोई फिजिक्स का एक्सप्रेशन डायमेंशनली सही है या गलत है, ये डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशंस की मदद से चेक किया जा सकता है। दैट वाज फर्स्ट यूज। सेकंड यूज वाज टू कन्वर्ट अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। किसी क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा कुछ रिलेशन यूज करते थे, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। ये रिलेशन यूज करके हमने एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट किया था। दैट वाज सेकंड यूज। एंड द थर्ड यूज वाज टू एस्टैब्लिश रिलेशन, टू एस्टैब्लिश सम फिजिकल एक्सप्रेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसा कुछ पढ़ा था कि अगर कोई एक क्वांटिटी है Q जो डिपेंड कर रही है किसी अलग फिजिकल क्वांटिटी P पर, किसी अलग फिजिकल क्वांटिटी R पर और किसी अलग फिजिकल क्वांटिटी S पर, इन तीनों पर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 या फिर 3 से कम पर डिपेंड कर रही है तो हम ऐसा बोल सकते थे कि Q इज मे बी प्रोपोर्शनल, मे बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मे बी प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर, पता नहीं। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P R एंड S। इनके पावर में हमने x, y, z कुछ वेरिएबल्स लिया था। हमने बोला था कि सिंस ये क्वांटिटी Q, P, R, S ये सभी क्वांटिटीज तो नोन है, तो इनके डायमेंशंस पुट करके x, y और z इनके वैल्यूज फाइंड आउट करो। वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पुट करने पर हमको इनके बीच का एक रिलेशन मिल जाएगा। दैट वाज थर्ड यूज, राइट। ओके, सो माय डियर दोस्तों, लेट अस बढ़ेंगे हम आगे और देखेंगे कि इसके आगे लिमिटेशंस क्या है इस डायमेंशनल एनालिसिस में। डायमेंशनल एनालिसिस का हमने यूजेस तो देख लिए, लेकिन इसको कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये कहाँ कहाँ पर वर्क कर सकता है और कहाँ नहीं कर सकता। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस। Very first limitation of dimensional analysis is dimensionless quantities cannot be determined by dimensional analysis। डायमेंशनल एनालिसिस से डायमेंशनलेस, जिनके डायमेंशंस नहीं होते हैं, ऐसी क्वांटिटीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं चलेगी। उनके डायमेंशंस हम निकाल नहीं सकते। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कैनॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। अगर आपको याद होगा तो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हमने डिस्कस किया था। भाई डायमेंशनलेस क्वांटिटीज स्ट्रेन, कुछ क्वांटिटीज होती थी जो डायमेंशनलेस थी। स्ट्रेन ये डायमेंशनलेस, फिर बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस, देन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशनलेस है, देन वी हैव रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशनलेस, उसके बाद हमारे पास रिलेटिव परमियाबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये सभी क्वांटिटीज डायमेंशनलेस हैं। और पहला लिमिटेशन है कि भाई ये जो क्वांटिटीज है जो डायमेंशनलेस हैं, इनके बारे में
डायमेंशनल एनालिसिस कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कैनॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। सेकंड वन, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो भी होगा वो भी डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं चलेगा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की बात हो रही है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो वहां पर हमने टाइम पीरियड का एक रिलेशन निकाला था। देखो, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू यहाँ एक कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, ऐसा कुछ एक इक्वेशन निकाला था जो कि टाइम पीरियड फॉर एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम जिसका मास m है और जिसका लेंथ l है, इसका टाइम पीरियड का इक्वेशन डायमेंशनल एनालिसिस से निकाला था। टाइम पीरियड t was proportional to mass length and g, इसके पावर में x y और z पुट करके x y z की वैल्यू निकाली थी। लास्ट में हमको ये ऐसा एक्सप्रेशन मिला था जहां पर k was प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये जो k की वैल्यू है ये डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं चलेगी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, भाई ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो t इक्वल्स टू k इंटू m टू द पावर x, l टू द पावर y, g टू द पावर z। m के पावर में x की वैल्यू देखो, पिछला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो 0 मिला था, है ना। और ये k की वैल्यू कहीं से भी पता नहीं चल सकती, ये एक लिमिटेशन है। हाँ, k की वैल्यू दैट इज डायमेंशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो एक्सपेरिमेंटेशन से मिलेगी। तो बाद में एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है वो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी होता है, जहां पर एल इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो k की वैल्यू 2 पाई के इक्वल पाई गई है ना। लेकिन लिमिटेशन तो है, वो तो एक्सपेरिमेंटेशन से पाया गया। डायमेंशनल एनालिसिस से किसी भी डायमेंशनल कांस्टेंट की, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। सेकंड लिमिटेशन। थर्ड वन, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये वाला डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब ऐसे फंक्शंस जिसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक हो, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले जो भी एक्सप्रेशंस होंगे जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लॉगरिथमिक, जो लॉग वाले टर्म्स हैं, लॉग हमेशा किसी नंबर का होता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e टू द पावर समथिंग होगा, e टू द पावर 2x लिख दिया, e टू द पावर xt लिख दिया, कोई भी, लेकिन e के पावर में जहां पर e एक कांस्टेंट है, e इज यूलर्स नंबर, e ये यूलर्स नंबर है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.718, है ना। तो अगर कोई हमारे पास फंक्शन है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस है, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन होगा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, तो डायमेंशनल एनालिसिस वाला मेथड वर्क नहीं करेगा। थर्ड लिमिटेशंस। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। कुछ और लिमिटेशंस। ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, ये डायमेंशनल एनालिसिस तब भी वर्क नहीं करेगा जब कोई क्वांटिटी 3 से ज्यादा क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे हमने ऐसे कुछ पढ़ा था कि अगर कोई क्वांटिटी मान लो हमारे पास Q है, ये डिपेंड कर रही है किसी क्वांटिटी A के ऊपर, B के ऊपर और C के ऊपर, तो हम बोलते थे भाई Q में बी प्रोपोर्शनल टू A B C, पावर में x, B के पावर में y, C के पावर में z दे दिया। Q इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लाया, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाकर A टू द पावर x, B टू द पावर y, C टू द पावर z। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो Q है वो A B और C, अब ये तो वेरिएबल्स है, ये कोई भी क्वांटिटीज हो सकती है, Q भी एक कोई भी जनरल क्वांटिटी है। एक क्वांटिटी किन्हीं क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है।
अब कितने क्वांटिटीज के ऊपर? एक पर भी डिपेंड कर सकती है, दो पर भी, तीन पर भी, तीन से ज्यादा पर भी तो डिपेंड कर सकती है। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस वाली मेथड, अगर कोई क्वांटिटी तीन से ज्यादा, मान लो चौथी एक क्वांटिटी और क्यू चार पर डिपेंड कर रही है, तो डिपेंड कर सकती है वो चार पर, लेकिन तब डायमेंशनल एनालिसिस वाली मेथड वर्क नहीं करेगी। अगर ये क्वांटिटी चार क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है तो हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते। दिस मेथड fails. Dimensional analysis does not work when a quantity depends on more than 3 quantities. ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। ये बात in case of physical quantities which depend upon more than 3 physical quantities, this method will be difficult to obtain physical equation. The proportionality constant, ये तो हमने पहले भी देखा था भाई, proportionality constant k था, k की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, दूसरी बात, if either side of the equation contains addition or subtraction of physical quantities, we cannot use this method. समझ के लो, समझ के लो। हमने अभी लिखा था कि कोई जो क्वांटिटी है Q, वो A पर डिपेंड कर रही है, शायद B पर डिपेंड कर सकती है, C पर डिपेंड कर सकती है, मैक्सिमम अगर 3 क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करे तो डायमेंशनल एनालिसिस यूज किया जा सकता है। और हम कैसे बोलते थे? Q इज प्रोपोर्शनल टू A, B, C, इनके पावर में X, Y, Z हो सकता है ना। हमने कभी ये नहीं बोला कि Q is proportional to A to the power X plus B to the power Y minus C to the power Z। अगर कभी ऐसा एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ हो रहा है, Q अगर किन्हीं क्वांटिटीज के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तब भी डायमेंशनल एनालिसिस वर्क नहीं करेगा। इफ आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन कंटेन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इक्वेशन के या तो इस तरफ या तो इस तरफ अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तब भी डायमेंशनल एनालिसिस वाली मेथड वर्क नहीं करेगी। ये आपको याद रखना है। ओके, चलो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। एमसीक्यू बोर्ड के ऊपर क्वेश्चंस है, मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से पढ़ो और जल्दी से आंसर दे दो। डायमेंशनल एनालिसिस मेथड कैन बी यूज्ड। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस किस लिए यूज होगा? टू चेक करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, उसके लिए यूज किया जा सकता है। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, किसी क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। टू डिराइव इक्वेशन, बिल्कुल। टू एस्टैब्लिश, डिराइव इक्वेशन मतलब टू एस्टैब्लिश रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, किसी क्वांटिटी को किन क्वांटिटीज के ऊपर किस तरह डिपेंड कर रहा है, यही तो एक नया इक्वेशन तैयार करके देगा, दैट इज टू डिराइव इक्वेशन। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ये सही होगा। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये बात। नेक्स्ट, द क्वांटिटीज विच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड in a physical equation should have the same dimensions. This is known as। तो अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर किया है तो इसका आंसर बिल्कुल आ जाना चाहिए, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था हमने कि x नाम की कोई क्वांटिटी है जो y प्लस अगर z है तो y और z और x इन सभी का डायमेंशन सेम होगा। क्वांटिटीज विथ सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ऐसा कौन कह रहा था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हमारा आंसर रहेगा जे वाला। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने यही तो स्टेट किया था कि सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है, इसका डायमेंशन सेम है, तो ऐड हो रहा है, और इन दोनों का एडिशन होने के बाद जो डायमेंशन मिलेगा वो इसके डायमेंशन के इक्वली तो रहेगा, तो इक्वेट भी सेम डायमेंशन भी होगा। ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलो, इतनी जल्दी थैंक यू नहीं करेंगे, हम कुछ और बातें समझ के चलेंगे। जैसे डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर नीट
और JEE, इवन CET, इन सभी के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स बता रहा हूं जो अच्छे से समझ लोगे आप। इसको समझ करके हम आगे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये जो नोट पॉइंट्स मैं बताऊंगा इनको बहुत अच्छे से बारीकी से समझ के लोगे। ये बातें अगर क्लियर होंगी तो क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होंगे। कुछ नया नहीं है, जो हमने पीछे 3-4 लेक्चर में पढ़ा है वही सब बातें हैं। इन सब बातों को मैं समराइज कर रहा हूं एक जगह पर और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप इस तरह से कुछ लिखोगे, ये बातें मैं चाहूंगा लिख के रखोगे। सम इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस के कुछ नोट पॉइंट्स, जैसे सबसे पहली बात क्वांटिटीज विथ सेम डायमेंशंस कैन बी added or subtracted। अगर दो क्वांटिटीज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसका मतलब उनका डायमेंशन सेम है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इक्वेट भी हुआ है तो डायमेंशन सेम है। जैसे हमने अभी समझा कि अगर कोई एक x नाम की क्वांटिटी है जो कि y प्लस z है, तो y का जो डायमेंशन होगा वही z का डायमेंशन होगा, वही x का डायमेंशन होगा। ये बात समझ के लो। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो यहां पर u इनिशियल वेलोसिटी, क्लास 10th में पढ़ा है मैं ये रिलेशन, 9th में a इंटू टी एक्सीलरेशन इंटू टाइम, ये मल्टीप्लाई हुआ है। दो क्वांटिटीज जो अलग अलग हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, लेकिन एडिशन नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो ये एक्सीलरेशन और ये टाइम है, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर वो जो कोई क्वांटिटी मिल रही है वो u के साथ ऐड हुआ है। इसका मतलब इसका पूरे का डायमेंशन और इसका पूरे का डायमेंशन सेम होगा, और ये इक्वेट हुआ है, इसका डायमेंशन भी तो सेम होगा। कितना नहीं पता, हम चेक करेंगे। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन l टू द पावर 1 t टू द पावर -1, बिल्कुल। ये वाला u इनिशियल वेलोसिटी, इसका डायमेंशन l टू द पावर 1 t टू द पावर -1, खत्म। देखो भाई इन दोनों का डायमेंशन सेम आया, और इसका डायमेंशन निकालेंगे ये पूरे का। ये इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन मल्टीप्लाई होगा ना। एक्सीलरेशन का डायमेंशन l टू द पावर 1 t टू द पावर -2, और ये टाइम है, टाइम का डायमेंशन t टू द पावर 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो t टू द पावर 1 है, t टू द पावर -2 है, -2 प्लस 1 -1, तो मिलेगा क्या? l टू द पावर 1 t टू द पावर -1। तो अब देखो इस पूरे रिलेशन में ये एक टर्म था, ये एक टर्म था, और ये एक टर्म था। जो सभी टर्म्स थे, टर्म्स के डायमेंशन सेम है। ये भी l टू द पावर 1 t टू द पावर -1 ही तो आया। ऐसा इक्वेशन, ऐसा हमने जब डायमेंशन एनालिसिस का यूज पढ़ा था तब भी एक दो एग्जांपल लिए थे, है ना। मान लो अगर मैं बोलता हूं फिर से एक एग्जांपल के लिए कि मेरे पास एक फिजिकल इक्वेशन है, रिलेशन है, जहां पर कुछ ऐसा देखा रखा है, x इक्वल्स टू a प्लस ऑफ b इंटू टी प्लस ऑफ सी टी का स्क्वायर अपॉन में ले लो इसके d माइनस टी का क्यूब। अभी ध्यान दो, अगर मैं बोल दूं कि इस इक्वेशन में ये जो x है वो लेंथ है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट मान लो, और जहां जहां t आया है t रिप्रेजेंट्स टाइम।
तो यहां से समझ जाना चाहिए कि ये जो x है उसका डायमेंशन और a का डायमेंशन सेम होने वाला है। इसका मतलब a का डायमेंशन वही होगा जो l का डायमेंशन है, जो कि l टू द पावर 1 होगा, लेंथ x का डायमेंशन है ना। ये भी तो लेंथ ही होगा फिर। अरे भाई इसको इधर अगर लाया तो x माइनस ए होगा ना, तो x का जो डायमेंशन है वही a का डायमेंशन होना चाहिए, क्योंकि सेम क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशन कैन बी सब्ट्रैक्टेड एज वेल एज एडेड। अच्छा, दूसरी बात, ये जो b इंटू टी है, ये भी तो एक टर्म है, b इंटू टी ए के साथ ऐड हुआ है, तो बी टी का डायमेंशन यहां लिख रहा हूं, डायमेंशन ऑफ b इंटू टी शुड बी इक्वल टू एल टू द पावर 1, दैट इज डायमेंशन ऑफ a के इक्वल। अब b क्या है हमें पता नहीं, डायमेंशन ऑफ b, लेकिन जो t है वो तो टाइम है, और टाइम का डायमेंशन t टू द पावर 1 होगा, इक्वल्स टू एल टू द पावर 1। तो b का डायमेंशन निकाला जा सकता है, b का डायमेंशन ऑफ b विल बी एल टू द पावर 1, ये t टू द पावर 1 यहां नीचे जाएगा तो एल टू द पावर 1 को डिवाइड करेगा, और फिर न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे तो t टू द पावर -1 ही तो होगा। ऐसे ही ये यहां देखो d और t क्यूब, d माइनस टी क्यूब है, तो इसका मतलब d में से t क्यूब माइनस हो रहा है, तो t क्यूब का जो डायमेंशन है वही d का होगा, डायमेंशन ऑफ d विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ t और उसका क्यूब। अब t टाइम है, टाइम का डायमेंशन t टू द पावर 1, लेकिन उसका क्यूब है, t का क्यूब है तो t टू द पावर 1 का भी क्यूब होगा, मतलब t टू द पावर 3 हो जाएगा, 1 इंटू 3 है ना। तो d का डायमेंशन t टू द पावर 3। और अब ध्यान से देखो ये जो पूरा टर्म है इतना, डायमेंशन ऑफ c t का स्क्वायर अपॉन में, यहां नीचे देखो d माइनस टी का क्यूब, तो इन दोनों का डायमेंशन, इस डायमेंशन में से इन दोनों का डायमेंशन सेम है, तो नीचे में इसका डायमेंशन लिख सकता हूं क्या, डायमेंशन ऑफ किसी एक का, चाहे d का लिखूं चाहे t क्यूब का, डायमेंशन ऑफ d। और ये किसके इक्वल होना चाहिए भाई, ये पूरा टर्म ऐड हो रहा है इस पूरे के साथ में, और ये पूरे का डायमेंशन तो हमने निकाल रखा है ना, दैट इज ये पूरे का डायमेंशन एल टू द पावर 1 ही तो है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है, तो इनका डायमेंशन लिख दे रहा हूं मैं एल टू द पावर 1। अभी यहां पर डायमेंशन ऑफ c, ये t का स्क्वायर है, ये t टू द पावर 2 हो जाएगा, और नीचे डायमेंशन ऑफ d t टू द पावर 3 है, इक्वल्स टू एल टू द पावर 1, ये t टू द पावर 2, यहाँ t टू द पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एल टू द पावर t टू द पावर 1। अब ये t टू द पावर 1 एल टू द पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर मुझे एल टू द पावर 1 t टू द पावर 1 ही तो देगा, मतलब ये मिल गया हमको c का डायमेंशन है ना। तो ये थोड़ा याद रखोगे कि क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। दूसरी बात, सेकंड थिंग, प्योर नंबर्स एंड प्योर ratios are dimensionless। प्योर नंबर और प्योर रेशियोस ये डायमेंशनलेस होते हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। जब हम बात कर रहे हैं प्योर नंबर की, तो प्योर नंबर मतलब 1 एक नंबर है, और क्या ही ले लोगे, 57 एक नंबर है, कोई भी नंबर तुम पाई ले लो एक नंबर है, नंबर जो भी होगा प्योर नंबर अगर है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ऐसे ही प्योर रेशियोस, जब हम किसी रेशियो की बात कर रहे हैं तो रेशियो मतलब कोई क्वांटिटी किसी क्वांटिटी को डिवाइड कर रही है ना, किसी क्वांटिटी को कोई क्वांटिटी डिवाइड कर रही है, वही तो रेशियो है ना, a अपॉन b ये रेशियो है। और जब हम प्योर रेशियो बोल रहे हैं मतलब a नाम की जो क्वांटिटी है और b नाम की जो क्वांटिटी है वो दोनों क्वांटिटी सेम है भाई, उनके मैग्नीट्यूड्स वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं लेकिन क्वांटिटी सेम है। अगर सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी डिवाइड करेगा तो उसको बोला जाता है प्योर रेशियो, और प्योर रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता है। प्योर रेशियो मतलब स्ट्रेन, हमने पढ़ रखा है, स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस।
ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस होगा। ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशनलेस। ऐसे ही रिलेटिव परमिटिविटी डायमेंशनलेस। इन सभी का प्योर नंबर का और प्योर रेशियो का डायमेंशन क्या होगा? इनका डायमेंशन विल बी m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। और जिसके पावर में 0 होता है उसकी वैल्यू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो इस पूरे को मैं 1 ही तो लिख सकता हूं। अब किसी ने पूछ दिया कि भाई 87 का डायमेंशन बताओ। 87 का डायमेंशन या तो मैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 लिखूं या फिर 1 लिख दूं, एक ही चीज। और जब भी मिला प्योर रेशियो तो वो डायमेंशनलेस होगा, ये बात याद रखोगे। चलो नेक्स्ट वन, अगर मैं बोलूं थर्ड थिंग, एंगल है हमारे पास, एंगल्स आर डायमेंशनलेस। एंगल्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है। एंगल्स जैसे डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन को DIM लिख रहे हैं, डायमेंशन ऑफ 30 डिग्री इज m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। या तो ऐसे लिखो या फिर 1 लिख दो, एक ही चीज। एंगल्स आर डायमेंशनलेस, चाहे वो प्लेन एंगल हो, ये बात हमने पहले भी पढ़ रखी है, चाहे वो प्लेन एंगल हो चाहे वो सॉलिड एंगल हो। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल्स आर डायमेंशनलेस। ये जो 30 डिग्री है ये डायमेंशनलेस है। अगर मैंने बोल दिया कि एंगल इज पाई बाय 4 जो कि 45 डिग्री के इक्वल होता है, इसका डायमेंशन इज, डायमेंशन ऑफ पाई बाय 4 इज 1। बात खत्म। एंगल्स आर डायमेंशनलेस। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं कि एंगल है हमारे पास पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 एक एंगल है जो कि रेडियन में डिनोट कर रहे हैं हम, ये डायमेंशनलेस है। m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, एंगल्स आर डायमेंशनलेस। तीसरी बात याद रखोगे। चलो नेक्स्ट वन, फोर्थ थिंग टू बी नोटेड, ट्रिग्नोमेट्रिक ratios are dimensionless। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। अब जब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो ये कुछ ऐसे ही तो होंगे जैसे साइन। लेकिन अगर सिर्फ मैं साइन लिखूं तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं है। साइन के साथ यहां हमेशा कोई एक एंगल एसोसिएटेड रहेगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, उनके सामने जो कुछ होगा वो एंगल रहेगा। और वो कभी भी उसके ताउड़ी मीन्स उसको साइन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ने उसको जकड़ रखा है ना। जैसे कि साइन, यहां पर मैं 30 लिख दूं, साइन ऑफ 30। अब हमें पता है कि साइन ऑफ 30 की वैल्यू होती है 1/2। ध्यान से देखो, ये जो 30 डिग्री है, साइन के साथ यहाँ जो लिखा है ये तो एंगल है, और ये कोई क्वांटिटी तो है नहीं, है, ये तो एक रेशियो है। सो साइन 30 जो होगा, ये साइन 30, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला जाएगा और इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। जब हम बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोला जाता है, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सभी की बात हो रही है और ये हमेशा डायमेंशनलेस होंगे। फिर से अगर मैं बोलूं कि मैंने ऐसा कुछ लिखा साइन ऑफ एक्स, तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि साइन के साथ में ये जो टर्म लिखा है ये इसका एंगल है और ये डायमेंशनलेस है। इसका डायमेंशन ऑफ ये पूरा इज m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। ये बात समझ के लो। अगर मैं लिखता हूं cos ऑफ x t, x इंटू टी, अभी थोड़ा ध्यान दोगे, cos के साथ में ये पूरा टर्म लिखा है, ये एंगल है, ये एंगल है और एंगल्स आर डायमेंशनलेस। ये पूरा तो डायमेंशनलेस है ही, एंगल्स भी डायमेंशनलेस है। यहां से इसी को और इलेबोरेट कर रहा हूं, x इंटू टी
एंगल है, ये डायमेंशनलेस है। लेकिन x का डायमेंशन हो सकता है, डायमेंशन हो सकता है। ऐसे ही t कुछ तो भी है, पता नहीं, फिलहाल के लिए मैं एक वेरिएबल मान के चल रहा हूं, तो जो t है उसका भी डायमेंशन हो सकता है। लेकिन x इंटू टी एक साथ यहां डायमेंशन लेस हो गया। यहां यहीं पर इंडिविजुअल उनके डायमेंशन हो सकते हैं, लेकिन एक साथ डायमेंशन लेस है। अगर मैं इसके अंदर बोलूं, इसके अंदर जो t है वो टाइम है, t वो टाइम है, तो इसका डायमेंशन तो होना ही चाहिए। तो x का डायमेंशन निकालो, लेकिन मुझे पता है x इंटू टी एक साथ यहां पर डायमेंशन लेस है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं डायमेंशन ऑफ x इंटू टी, एक्स इंटू टी यहां पर कॉस ऑफ एक्स टी में डायमेंशन लेस है, तो इसका डायमेंशन कितना होना है, 1 है ना, m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0 1। डायमेंशन ऑफ x इंटू डायमेंशन ऑफ t कितना देना चाहिए मुझे, 1। अब x का डायमेंशन मुझे पता नहीं, डायमेंशन ऑफ x इंटू टी का डायमेंशन, अगर t टाइम है तो टाइम का डायमेंशन t टू द पावर 1 ही तो होगा, इक्वल्स टू 1। डायमेंशन ऑफ x विल बी 1 अपॉन ये वाला टर्म इसके नीचे जाएगा, t टू द पावर 1 हो जाएगा। और फिर t टू द पावर 1 को न्यूमरेटर लेकर के जाएंगे, तो डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू t टू द पावर -1, खत्म, लो मिल गया डायमेंशन ऑफ x। गोष्ट कळती है का, ये समझ में आ रहा है। एंगल्स आर डायमेंशनलेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। और समझो, मान लो कल को मैंने एक इक्वेशन लिखा, x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, यहां पर ये जो है ओमेगा टी ये एंगल है, ये ओमेगा टी क्या है, एंगल, और इसका डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ओमेगा इंटू टी विल बी इक्वल्स टू 1। तो इसको मैं बोल सकता हूं डायमेंशन ऑफ ओमेगा इंटू, मल्टीप्लीकेशन में है, डायमेंशन ऑफ टी इक्वल्स टू 1। अभी ध्यान दोगे, डायमेंशन ऑफ ओमेगा, ये डायमेंशन ऑफ टी, टी तो टाइम है, अगर मैं टी बोल दूं टाइम है तो टाइम का डायमेंशन टी टू द पावर 1 होगा इंटू 1। डायमेंशन ऑफ ओमेगा विल बी टी टू द पावर 1, इसको डिवाइड करेगा फिर न्यूमरेटर में जाएगा तो टी टू द पावर -1 मिलेगा, है ना, तो ओमेगा का डायमेंशन मिल गया। दूसरी बात, ये साइन है ओमेगा टी के साथ में, तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो फिर से डायमेंशन ऑफ साइन ऑफ, साइन अकेला नहीं, साइन ऑफ ओमेगा टी इक्वल्स टू 1, इस पूरे का डायमेंशन कितना है, 1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सोच के देखो, अगर ये डायमेंशन लेस है तो जो इसका डायमेंशन होगा x का, वही a का डायमेंशन होगा। बातों को समझो। अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है x इक्वल्स टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स, अभी अभी मजा आएगा ना बेडो, है ना, अभी समझ के लो। यहां ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ये तो एक साथ होगा, ये भी एक साथ होगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अभी इस क्वांटिटी में से, ओमेगा टी में से ये माइनस हुआ है, तो जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, दैट इज डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k इंटू एक्स। अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ ओमेगा क्या है, टी क्या है, k क्या है, x क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ कंसेप्ट को समझ रहे हैं। इस क्वांटिटी में से ये क्वांटिटी माइनस v है, सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा। दूसरी बात, साइन के साथ ये जो पूरा इतना पार्ट है वो तो एंगल होना चाहिए, साइन के साथ ये पूरा एंगल रहेगा, इसका मतलब ये पूरा डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस होगा भाई, ये एंगल होगा, इसमें से एंगल माइनस हो रहा होगा तो हमें एंगल ही मिल रहा होगा, इसका डायमेंशन
कुछ नहीं होगा, 1 होगा। और ये पूरा इतना, ये जो पूरा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी डायमेंशनलेस है। तो सीधी सी बात है, जो x का डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन होगा। डायमेंशन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a, बात खत्म। अच्छा, दूसरा, अगर आपको कभी ऐसे लिखा हुआ मिले साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये जो ओमेगा इंटू टी है ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, और इस पूरे टर्म को साइन जकड़ के रखता है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में, बच्चे ऐसे कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं साइन ऑफ ओमेगा, और ये टी को अलग कंसिडर कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा, साइन ने इनको जकड़ के रखा है, वो उनके वश में है। तो ये वश में है साइन के, ये अलग नहीं हो सकते, है ना। वो उनके, इन महाराष्ट्र की कॉल इट ताउड़ी में है। वो ये जो ओमेगा टी है ये साइन के, कॉस के, टैन के, कॉट से, कोसेक, किसी के साथ भी हो वो उसके ताउड़ी में है, वो अलग नहीं हो सकता, है ना। ये ऐसी बात है ना भाई। साइन ऑफ, अगर मैं 60 डिग्री लिखता हूं तो साइन 60 होता है √3/2। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं साइन ऑफ 2 इंटू 30, तो एक ही तो बात है। लेकिन अगर मैं इसको अलग कर दूं साइन ऑफ 2 इंटू 30, तो इसका मतलब अलग हो जाएगा ना भाई। तो ये करना गलत होगा, बैड थिंग। चलो आगे बढ़े, कितने हुए हमारे? टिंग डिंग 4। चलो सॉरी। फिफ्थ वन, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये डायमेंशनलेस है, वैसे ही लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। लॉगरिथमिक फंक्शंस भी डायमेंशनलेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लॉग हमेशा किसी नंबर का होता है ना, और इसका डायमेंशन 1 होगा, है ना। डायमेंशन ऑफ लॉग ऑफ n विल बी इक्वल टू 1, इसका डायमेंशन। फिर से ये जो n है वो लॉग के ताउड़ी में है, वो जकड़ा हुआ है लॉग में, वो अलग नहीं हो सकता। लॉग अकेला अगर है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। मैथमेटिकल टूल्स में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए लॉग के साथ जो कुछ भी रहेगा वो हमेशा एक नंबर होता है, और लॉग इनटू दैट नंबर ये डायमेंशनलेस होता है। अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं लॉग ऑफ x इंटू टी, तो इसको, ये पूरा एक नंबर है, x का अकेले का डायमेंशन हो सकता है, t का अकेले का डायमेंशन हो सकता है, लेकिन x इंटू टी दोनों एक साथ मिलकर एक नंबर देने वाले हैं जो कि डायमेंशनलेस होगा। और ये डायमेंशनलेस है, ये तो कोई क्वांटिटी नहीं है, तो ये पूरा भी तो डायमेंशनलेस ही होगा। जे बात, लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। फिर से अगर मैं लिखूं लॉग ऑफ एक्स टी माइनस ऑफ के इंटू कुछ तो भी एल ले लो, के इंटू ओमेगा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बताओ लॉग के साथ ये पूरा नंबर है, अब ये पूरा नंबर है तो इसका मतलब ये भी नंबर होगा, ये भी नंबर होगा, नंबर में से नंबर माइनस होगा तो नंबर मिलेगा, और ये तो डायमेंशनलेस है, और ये पूरा भी डायमेंशनलेस है। लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। जे बात। ऐसे ही सिक्स्थ वन, वी हैव पावर्स आर डायमेंशनलेस। पावर्स आर डायमेंशनलेस। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिख दूं x टू द पावर कुछ तो भी x टू द पावर a, तो यहां पर जो a होगा वो डायमेंशन है, वो पावर है। डायमेंशन ऑफ a विल बी 1, यही तो पावर है, ये पावर है। अगर मैं लिख दूं e टू द पावर x इंटू टी, अब समझ के लो ये पूरा पावर है। पावर्स आर डायमेंशनलेस। डायमेंशन ऑफ x इंटू टी विल बी इक्वल टू 1। x का अकेले का डायमेंशन हो सकता है, डायमेंशन ऑफ x होगा, डायमेंशन ऑफ t हो सकता है, लेकिन इन दोनों का डायमेंशन एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके मुझे 1 देने वाले हैं। पावर्स आर डायमेंशनलेस, याद रखोगे। ऐसे ही
seventh thing to be remembered is exponential functions. Exponential functions are dimensionless. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस. अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या है? एग्जांपल के लिए जब भी कुछ e जो कि यूलर्स नंबर होता है, e क्या है? यूलर्स नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 2.718, एक कांस्टेंट है ये. जब भी कभी e टू द पावर समथिंग लिखा हो, e टू द पावर मैंने x लिख दिया, तो इस पूरे को एक साथ क्या बोला जाएगा? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस. मतलब डायमेंशन ऑफ e टू द पावर x इक्वल्स टू m टू द पावर 0, n टू द पावर 0, t टू द पावर 0, या फिर लिख दूं 1. एक ही चीज. अगर मैं लिखता हूं सेकंड एग्जांपल e टू द पावर x इंटू टी, तो ये पूरा डायमेंशनलेस. अगर मैं लिखूं e टू द पावर v इंटू टी अपॉन में l इंटू एम, तो ये पूरा डायमेंशनलेस है. एक तो ये भी दिख रहा है, ये पावर है, तो ये तो डायमेंशनलेस होना ही, हमने इसके पहले पढ़ा. और ये पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये भी डायमेंशनलेस. ये बात याद रखोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस. कितने में? 7 पॉइंट्स. और एक पॉइंट और याद रखोगे, 8th one. अगर कोई क्वांटिटी, if a physical quantity is changed, अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं, is changed from one system of unit to another system of unit, तो then its dimension does not change. तो उसके डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज होता है, तो डायमेंशन रिमेन्स अनचेंज्ड. डायमेंशन भाई हमने इसके पहले समझा है, क्वांटिटी इक्वल्स टू n1 u1, सॉरी क्वांटिटी n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, ये बात है ना. डायमेंशन चेंज हो, सॉरी यूनिट चेंज हो सकता है, डायमेंशन चेंज नहीं होगा एक सिस्टम से अगर दूसरे सिस्टम में कोई क्वांटिटी चेंज होती है तो. और बड़ी बात तो ये याद रखोगे कि क्वांटिटीज विथ सेम डायमेंशंस, सेम डायमेंशनल quantities can be added or subtracted. सेम क्वांटिटीज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ये हमने कई बार रिपीट भी किया है. तो माय डियर दोस्तों, मैं आज का लेक्चर यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन बातों को, जो हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स, एक तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दूसरे ये जो नोट पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस किया है, ये लेक्चर और इसके पहले वाले लेक्चर सभी देख लो. अगले लेक्चर में 1 या 2 लेक्चर हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. क्वेश्चंस बेसिक से लेकर के, और फिर हमारी लेवल धीरे धीरे बढ़ती रहेगी. वो मेरा काम है कि मैं किस तरह से तुमको प्रिपेयर करवाऊं, है ना. यहाँ पर लेक्चर में हर वो बच्चा जिसकी बेसिक बहुत कमजोर है उसके लिए भी कुछ ना कुछ है, और हर वो बच्चा जो बहुत एडवांस लेवल तक जाना चाहता है उसके लिए भी कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना. तो जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं, जिनको लग रहा है कि भाई छोटी चीज़ें ही अपने को आती हैं, तो वीडियो को ज़रा जल्दी जल्दी भगा के देख लीजिएगा. सो माय डियर फ्रेंड्स,
हैव अ गुड डे।